वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली एटीवी विन में रिलीज हुई एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम तो बहुत ही लंबा है, अला चेरे सीतारामुनी चेंतकू, मतलब ऐसे सीताराम के पास गई। सच में एटीवी विन वालों का कंटेंट बहुत ही मस्त होता है, कहानी को बहुत ही सिंपल और एंगेजिंग रखते हैं। सो ये मूवी भी थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक पंचर शॉप वाले बंदे को दिखाया जाता है। सुबह सवेरे जब ये काम पर जाने वाला होता है तो उसकी बेटी अपने पिताजी से कहने लगती है कि पापा कल स्कूल की फीस भरनी है। वो पंचर शॉप वाला बंदा कहने लगता है कल फीस पे करना है ना, कल देखेंगे। इस तरह से वो बंदा अपने दुकान पर जाते समय रोड के पास कीलें फेंकने लगता है। दूसरे सीन में छोटू नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो चाय बेचने का काम करता है। फिलहाल भी एक पुलिस स्टेशन पर आकर वहाँ के सारे पुलिस वालों को चाय देता है और उसी तरह ये छोटू गूंगा होता है। खैर फाइनली रात होने के बाद वो छोटू उस पंचर वाले बंदे के पास आकर चाय देने लगता है और उसी तरह से इसकी साइकिल में हवा भी भरने के लिए कहता है। वो पंचर वाला बंदा इस छोटू को देखकर इसका मजाक उड़ाने लगता है, मतलब गूंगे के जैसा एक्टिंग करने लगता है। इसकी साइकिल में हवा भरने के बाद वो पंचर वाला बंदा इस छोटू को वापस पैसे नहीं देता। उसकी लैंग्वेज में कहने लगता है कि तुमने मुझे चाय दी और मैंने हवा भर दी, इक्वल हो गया, अब जाओ यहाँ से तुम। अब बेचारा वो छोटू अपने साइकिल के जरिए से वापस अपने घर पर जाने लगता है। उसी वक्त अपोजिट साइड से एक कार आने लगती है। अब सड़क पर तो काफी सारी कीलें होती है, तो उस कील की वजह से उस गाड़ी का टायर पंचर होकर जस्ट मिस उस छोटू को लगने वाली होती है गाड़ी, लेकिन लगती नहीं। थोड़ी दूरी पर जाकर गिर जाता है वो छोटू और उसी तरह से वो गाड़ी भी साइड में जाकर रुक जाती है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है जहाँ पर मिथिला नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। फिलहाल कोई लड़का मिथिला को देखने के लिए किसी कैफे पर आता है। वो बंदा मिथिला से काफी सारे डिमांड करने लगता है, मतलब शादी होने के बाद जॉब नहीं करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। तो उसकी ये हरकत देखकर मिथिला उस लड़के को रिजेक्ट कर देती है। दूसरे सीन में राम नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। फिलहाल राम किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए एक कंपनी पर आता है। फिलहाल ये राम वॉशरूम पर होता है। उसी वक्त मिथिला राम को देखकर शॉक में रह जाती है। थोड़ा कंफर्मेशन लेने के लिए मिथिला उस मेंस के वॉशरूम पर जाकर राम को बस ऐसे ही देखती रहती है। हालांकि एक छोटी मूवी है, लेकिन इस मूवी के गाने मुझे बहुत ही पसंद आए, मतलब बहुत ही मेलोडियस होते हैं। वो मिथिला अपना एक छोटा सा फ्लैशबैक याद करने लगती है। एक्चुअली राम और मिथिला एक ही कॉलेज में पढ़ाई की थी। उस वक्त राम की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी मिथिला राम पर फिदा थी, हमेशा राम को ही देखती रहती। मिथिला की फ्रेंड मिथिला से कहने लगती है अरे मिथिला, तुम ऑलरेडी जानती हो ना कि राम की एक गर्लफ्रेंड है, फिर भी तुम उससे प्यार कर रही हो। मिथिला कहने लगती है कि कॉलेज के काफी सारे रिलेशनशिप बीच में ही कट जाते हैं, सो तुम देखती रहो, इसका भी रिलेशनशिप कट हो जाएगा और मेरा रास्ता क्लियर। सो अब कॉलेज खत्म होने के बाद मिथिला के सामने ये राम नजर आता है, तो इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। खैर राम का फ्रेंड इसी ऑफिस में काम करता रहता है और इसी ने राम को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया होता है। राम का फ्रेंड राम को थोड़ा बहुत मोटिवेशन देने लगता है कि तुम अच्छे से इंटरव्यू अटेंड करो, तुम जरूर सेलेक्ट हो जाओगे। सो थोड़ी देर के बाद राम अपना इंटरव्यू देने के लिए जाता है। वहाँ पर 3 लोग बैठे होते हैं, उनमें से मिथिला भी एक बंदी होती है। सो राम को ये जॉब देने के लिए मिथिला राम से बहुत ही आसान से सवालात पूछने लगती है, थोड़ा बहुत पर्सनल भी जाने लगती है। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं? कॉलेज खत्म होने के बाद तुमको जॉब क्यों नहीं मिली? राम भी कहने लगता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं और कॉलेज खत्म होने के बाद कुछ कारणों की वजह से मैंने जॉब नहीं की, इंटरव्यू नहीं दिया। अब उन तीनों में से सुधाकर नाम का एक बंदा होता है जो मिथिला से प्यार करते रहता है, वन साइड का लव। इस सुधाकर को कुछ भी समझ में नहीं आता कि मिथिला इंटरव्यू कर रही है या तो फिर राम को शादी के लिए बुलाया है। खैर जो भी हो, मिथिला इस राम को सेलेक्ट कर लेती है और इसी तरह अपने टीम में शामिल भी कर लेती है। बाद में राम यही बात अपने फ्रेंड को बताने लगता है कि मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मुझे ये जॉब कैसे मिली। उसका फ्रेंड कहने लगता है अरे कॉलेज में मैं तुम्हारे पेपर्स देकर पास हुआ, तुम्हें क्यों नहीं जॉब मिल सकती? अब हम दोनों एक ही ऑफिस है, चिल करेंगे। उसी शाम राम और उसका फ्रेंड एक छोटी सी पार्टी वार्टी मनाने लगते हैं। इसी दरमियान में राम का फ्रेंड मिथिला के बारे में बताने लगता है कि वो साइको है, साइको, तुम उससे जितना दूर रहो उतना बेहतर है तुम्हारे लिए। ऑफिस 8 घंटे की होती है, लेकिन वो मिथिला 10 घंटे काम करवाती है। दूसरे दिन वो मिथिला अपने कॉलेज के उस फ्रेंड को अपने ऑफिस पर बुलाकर राम को दिखाने लगती है। इसकी फ्रेंड भी शॉक में रह जाती है, पूछने लगती है अरे ये यहाँ पर कर क्या रहा है? मिथिला कहने लगती है कि इंटरव्यू के लिए आया था, मैंने ही सेलेक्ट कर लिया। मैंने कहा था ना कॉलेज की 90% लव स्टोरीज कट हो जाती है, अब मेरी लव स्टोरी शुरू होगी। इस तरह से मिथिला बहुत खुश होने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो मिथिला राम को अपने कैबिन में बुलाकर
बस ऐसे ही इधर उधर की बातें करने लगती है। मतलब इसको देखने के लिए ही यहाँ पर बुलाती है। लेकिन ये राम थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होने लगता है। उसी वक्त वो सुधाकर बंदा इस राम को देखकर पूछने लगता है कि तुम मिथिला के रूम से क्यों बाहर आ रहे हो? अगर तुमको कोई जरूरत हो तो मेरे पास आओ। जब भी ये सुधाकर राम को रोकता टोकता, राम का फ्रेंड आकर राम को बचाने लगता। ऑफिस खत्म होने के बाद मिथिला राम के फ्रेंड को काफी सारा काम देने लगती है। मतलब ये काम खत्म करके ही घर जाने के लिए कहती है। एक्चुअली राम का घर ऑफिस से बहुत ही दूर होता है। सोचा था इसके फ्रेंड के साथ चला जाएगा। सो मिथिला राम के पास आकर इसको ड्रॉप करने के लिए कहती है। अब बॉस ने कहा तो मानना तो पड़ेगा। इस तरह से राम मिथिला को पिक एंड ड्रॉप करने लगता है। एक दिन तो मिथिला राम को सैटरडे शॉपिंग पर ले जाने के लिए कहती है। राम कहने लगता है कि एक्चुअली संडे फ्रेंड का बर्थडे है तो उसकी शॉपिंग करनी है। सो दूसरे दिन मिथिला वापस ऑफिस पर आकर राम के फ्रेंड को काफी सारा काम देने लगती है। तो ये सुनने के बाद राम का फ्रेंड राम के पास आकर बहुत गालियां देने लगता है कि जब से तुम ऑफिस पर आए हो मेरे ऊपर काम ज्यादा बढ़ चुका है। अबे साले जो वो बोलती है वो चुपचाप करते जाओ। सो बेचारा राम मिथिला के हर एक बात को मानने लगता है। उसके बाद एक रात राम और उसका फ्रेंड ड्रिंक करते हुए राम का फ्रेंड राम से ही बात कहने लगता है कि मुझे लगता है कि वो मिथिला तुमसे प्यार करती है, इसलिए जो भी तुम्हारे करीब आता है उसको बिजी रखने लगती है ताकि वो तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करे। लेकिन राम इसकी बातों को लाइटली लेने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम फालतू की बकबक मत करो। उसी वक्त मिथिला इसको कॉल करके पूछने लगती है कि राम क्या कर रहे हो? राम कहने लगता है अरे कुछ नहीं मैम, बस फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। मिथिला कहने लगती है ओके कि सॉरी, खामखा मैंने तुमको डिस्टर्ब कर दिया। इस तरह से फोन काट देती है। राम का फ्रेंड राम से कहने लगता है कि अरे राम तुम मिथिला मैडम से शादी कर लो, मुझे भी थोड़ा वर्कलोड कम होगा। राम कहने लगता है कि वो मेरी बॉस है, उसी रेस्पेक्ट से मैं उसको पिक एंड ड्रॉप करता हूँ, बातचीत करता हूँ। इसके अलावा हम दोनों के बीच कुछ नहीं है और वैसे भी वो डोमिनेटिंग वुमेन है। अगर उससे शादी कर लूंगा तो घर में भी वो मेरी बॉस ही रहेगी। तभी राम और उसके फ्रेंड को ये बात पता चलती है कि मिथिला का फोन अभी तक कट नहीं हुआ। राम फटाफट से अपना फोन लेकर उस कॉल को कट कर देता है। अपने फ्रेंड से पूछने लगता है क्या उसने हमारी सारी बातें सुन लिया? राम का फ्रेंड कहने लगता है कि मुझे तो पता नहीं, तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं, टाटा बाय बाय। खैर सुबह होने के बाद राम मिथिला को कॉल करके पूछने लगता है कि मैम आप कहाँ पर हो? मिथिला गुस्से से कहने लगती है क्या और कहाँ पर रहूंगी, ऑफिस आ चुकी हूँ। मतलब एक्चुअली हर रोज मिथिला राम को पिक करने के लिए जाने वाली थी, लेकिन आज इसके पास नहीं गई। बेचारा राम कुछ लोगों से लिफ्ट मांगकर बहुत ही मुश्किल से अपने ऑफिस पर पहुँचता है। ऑफिस पर आते ही पहले वो सुधाकर इसको टॉर्चर करने लगता है, लेकिन राम का फ्रेंड दोबारा यहाँ पर आकर राम को बचा लेता है और हल्के से ये भी कहने लगता है कि शायद कल तुम्हारी बातें मिथिला मैडम ने सुन लिया। मिथिला जानबूझकर राम को काफी सारा काम देने लगती है। हर रोज राम को आने जाने में बहुत तकलीफ होने लगती है। एक दिन मिथिला का बर्थडे होने पर अपने सारे स्टाफ को अपने घर पर पार्टी के लिए बुलाती है। तो शाम को सारे लोग मिथिला के घर पर जाकर अच्छे से पार्टी वार्टी करने लगते हैं। पार्टी के दरमियान में मिथिला राम के फ्रेंड को थोड़ा साइड में बुलाकर राम के जीएफ के बारे में पूछने लगती है कि राम की एक जीएफ थी ना, उसका क्या हुआ? तो राम का फ्रेंड जो हुआ वो बताने लगता है। एक दिन राम और उसका फ्रेंड गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने की वजह से गाड़ी को धक्का देते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तभी उसी जगह पर राम अपनी जीएफ को देखता है जो किसी बंदे के साथ गाड़ी में बैठकर चुम्मा चाटी कर रही होती है। यह देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। राम की जीएफ राम के पास आकर पता नहीं क्या एक्सप्लेनेशन देती है। उसके बाद इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। राम का फ्रेंड मिथिला से कहने लगता है कि उस दिन से लेते हुए आज तक राम ने कभी हंसा नहीं। मिथिला भी बहुत दुखी होते हुए राम के पास आकर सॉरी बोलने लगती है कि मैंने जानबूझकर तुमको कुछ ज्यादा ही काम दे दिया। राम भी सॉरी बोलने लगता है कि उस रात मुझे आपके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उसके बाद मिथिला कहने लगती है कि राम चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। राम पूछने लगता है कि कहाँ पर चले मैम? मिथिला कहने लगती है कहीं पर भी, बस ऐसे थोड़ा घूम कर आते हैं। सो ये दोनों मिथिला की गाड़ी में ही कहीं पर जाने लगते हैं। रास्ते के दरमियान में राम मिथिला की हल्के से तारीफ करने लगता है कि आप शायरी में बहुत अच्छे लगते हो। मिथिला भी हल्के से फ्लर्ट करने लगती है तो फिर मुझसे ही शादी कर लो। इस तरह से क्यूट सी बातें करते हुए ये दोनों जर्नी करने लगते हैं। ये दोनों बहुत ही दूर आ चुके होते हैं। तभी मिथिला राम से कहने लगती है कि राम क्या मैं तुमको एक बात बताऊं? उसी वक्त इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। इनके सामने वही छोटू आता है, चाय वाला बंदा, वो नीचे गिर जाता है। फटाफट से ये दोनों गाड़ी से उतरकर उस बच्चे की मरहम पट्टी करके थोड़े बहुत पैसे देकर वहाँ से भेज देते हैं। उसके बाद राम को ये बात पता चलती है कि इस गाड़ी में स्टेपनी मौजूद नहीं, ऊपर से सुनसान इलाका। बाइक से एक बंदा गुजरता हुआ देख राम इस बंदे से पंचर शॉप पूछने लगता है। तो ये बंदा 2 एड्रेस बताने लगता है कि एक आगे है एक पीछे है, चाहे तो आप दोनों मेरे गाड़ी में बैठ सकते हो, मैं वहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन मिथिला मना करने लगती है क्योंकि इस बंदे की नजर कुछ अलग ही होती है। सो मिथिला को अच्छा नहीं लगता। उसके बाद ये दोनों थोड़ी दूरी पर एक घर को देखते हैं। राम मिथिला से कहने लगता है कि आप उस घर में वेट करिए,
मैं टायर पंचर करवा के आता हूँ। इस तरह से उस घर के पास जाकर उन घर वालों से रिक्वेस्ट करने पर वो लोग तो गुस्से से यही बात कहने लगते हैं कि हम तुम लोगों की मदद नहीं कर सकते, यहाँ से जितना जल्दी हो सके चले जाओ। राम अपने फ्रेंड को फोन करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क ही मौजूद नहीं होता। दूसरी तरफ एक बंदा राम और मिथिला के पास आया था ना, वो बंदा अपने दोनों दोस्तों के पास आता है। मतलब एक छोटा सा बार होता है, पूरे ये 3 दोस्त, इनमें से एक बंदा शायद बहुत ही शरीफ लगता है। तो वो बंदा अपने दोनों दोस्तों से मिथिला के बारे में बताने लगता है कि अभी मैंने यहाँ पर आते समय एक लड़की को देखा, जबरदस्त लड़की है वो, ऐसे माहौल में ऐसी लड़की हाथ लग जाए तो मजा आ जाएगा यार। इस तरह से मिथिला के बारे में ही अनाप शनाप बातें करते रहता है। दूसरी तरफ एक बाइक वाला बंदा उसी रास्ते से गुजरने पर राम उस बंदे को रुकाकर पंचर शॉप तक ड्रॉप करने के लिए कहता है। एक्चुअली यहाँ पर मिथिला को भी साथ में ले जाने की बात करता है, लेकिन इसकी गाड़ी में इतनी प्लेस नहीं होती। मिथिला राम से कहने लगती है कि राम तुम फिक्र मत करो, तुम पंचर डलवा कर आ जाओ, मेरे पास पेपर स्प्रे है, सेफ्टी है। राम भी कहने लगता है तो मैं आने तक आप गाड़ी में ही रहिए, बाहर मत आइए। सो बाद में राम वो टायर लेकर पंचर शॉप पर जाने लगता है उस बंदे की गाड़ी में बैठकर। लेकिन तभी मिथिला को ये बात पता चलती है कि राम ने अपना फोन यहीं पर भूल गया। राम को बुलाने लगती है, लेकिन राम तो बहुत ही दूर जा चुका होता है। राम वो टायर लेकर उसी पंचर वाले बंदे के पास आता है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया। यह बंदा राम का बहुत फायदा उठाने लगता है, मतलब एक पंचर डालने के लिए 1000 रुपए मांगने लगता है। अब ऑफ कोर्स बेचारे राम की मजबूरी है। दूसरी तरफ वो 3 बंदे उसी रास्ते से गुजरते हुए मिथिला को गाड़ी के अंदर देखकर अपनी गाड़ी को रुकाकर उस गाड़ी के पास आते हैं। वो एक बंदा कहने लगता है, अरे यार मैंने इसी लड़की के बारे में बात किया था, इसके साथ एक और बंदा भी है। दूसरा बंदा कहने लगता है, अरे फिलहाल तो वो लड़की अकेली है। एक और बंदा थोड़ा डरने लगता है, अरे नहीं भैया चलो फटाफट से निकलते हैं, घर पर लेट हो जाएगा तो पिताजी डांटेंगे। लेकिन फिर भी ये तीनों उस गाड़ी के पास जाकर दरवाजा ओपन करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन मिथिला तो सारे दरवाजे लॉक कर चुकी होती है। एक्चुअली उस वक्त मिथिला सो रही होती है। आवाजें सुनकर मिथिला अपनी नींद से जाकर इन तीनों लोगों को देखकर चीखने चिल्लाने लगती है। मिथिला फटाफट से दरवाजा ओपन करके एक बंदे के चेहरे पर पेपर स्प्रे मारकर वहाँ से भागने लगती है। इस तरफ वो पंचर वाला बंदा टायर की पंचर कर देता है। राम इस बंदे से दोबारा रिक्वेस्ट करने लगता है कि भैया मुझे मेरी गाड़ी तक ड्रॉप कर दो ना। तो ये बंदा दोबारा इसका फायदा उठाने लगता है कि थोड़ा खर्चा होगा। राम दोबारा इसको 1000 रुपए देने लगता है। सारा साइकिल में ड्रॉप करने के लिए 1000 रुपए लेता है और वो साइकिल भी बेचारा राम ही चलाता है। दूसरी तरफ मिथिला भागते भागते उसी घर के पास आती है। पहले राम और मिथिला आए थे। ये देखकर वो तीनों लोग दूर ही खड़े रह जाते हैं। अब कहीं वो घर वाले इन तीनों को ना देख ले, वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो लोग दरवाजा ओपन नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से मिथिला दूसरा दरवाजा ओपन करती है। शॉकिंगली उस कमरे में कुछ लोग गांजा पैक कर रहे होते हैं। इनमें से वो छोटा लड़का भी होता है, छोटू, वही चाय देने वाला लड़का। तभी उस घर की औरत पीछे से आकर मिथिला को घर के अंदर धक्का देकर लॉक कर देती है। ये लोग घर के अंदर लाकर मुंह हाथ पैर बांध देते हैं। वो औरत मिथिला से कहने लगती है कि मैंने ऑलरेडी तुमसे कहा था कि यहाँ पर मत आओ, इसके बावजूद भी तुम यहीं पर आई। अब तुमने ये सारी चीजें देख लिया, बाहर जाकर अगर किसी को बता दोगी तो हमारा सारा काम चौपट हो जाएगा। इन लोगों में से एक हेड कांस्टेबल भी होता है, यही बंदा सारा काम करवाते रहता है। घर का बंदा कहने लगता है कि हम इस सारे माल को किसी जगह पर छुपाकर इस लड़की को छोड़ देंगे। हेड कांस्टेबल कहने लगता है कि माल तो छुपा दोगे, लेकिन बागीचे का क्या? अगर बात उड़ती उड़ती मेरे ऊपर आ गई तो मैं तो गया काम से। 10 दिनों के बाद मेरा रिटायरमेंट है, मुझे पेंशन भी नहीं आएगी। एक काम करो, मार दो उसे, इसकी लाश को घर के पीछे दफना दो। वहीं पर एक बंदा होता है। ये हेड कांस्टेबल उस बंदे से कहने लगता है कि बिना खून का खतरा नीचे गिरे इसको मारकर दफना दो, पता भी नहीं लगना चाहिए कि ये लड़की यहाँ पर आई थी। इस तरफ राम गाड़ी के पास आकर देखने पर इसको मिथिला नजर नहीं आती। इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन कहीं पर भी इसको नजर ही नहीं आती। फटाफट से मिथिला को कॉल करने पर मिथिला का फोन उन लोगों के पास होता है। राम पंचर वाले बंदे से कहने लगता है कि मेरे साथ एक लड़की थी, अब वो नजर नहीं आ रही, प्लीज आप एक बार ढूंढिए ना। तो वो पंचर वाला बंदा लड़की को ढूंढने के बजाय जो इसने कीले फेंकी होती है ना, वो सारे के सारे हटाने लगता है। इस तरफ ये गूंगा लड़का छोटू उन लोगों से कहने लगता है कि उस दीदी को छोड़ दो, वो दीदी बहुत ही अच्छी है। लेकिन वो हेड कांस्टेबल इस छोटू को डांटने लगता है कि चुपचाप तुम अपना काम करो, वरना उससे पहले तुम्हें गाड़ दूंगा। उसी वक्त राम इस घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। मिथिला चिल्लाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इसके मुंह पर पट्टी बांधी होती है। उस घर की औरत दरवाजा ओपन करके राम को दोबारा डांटने लगती है कि खामखा तुम हमारी नींद खराब कर रहे हो, अगर दोबारा हमारे घर के पास आओगे तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। वो हेड कांस्टेबल इन लोगों से कहने लगता है
कि फटाफट से तुम लोग सारे काम खत्म कर दो। इस तरफ वो पंचर वाला बंदा राम से कहने लगता है कि सर पास में एक पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ पर जाकर कंप्लेंट कर दीजिए। राम इस बंदे से दोबारा रिक्वेस्ट करने लगता है कि भैया वो पुलिस स्टेशन कहाँ पर है, प्लीज मुझे दिखाइए ना। पंचर वाला बंदा कहने लगता है अरे नहीं सर, काफी लेट हो चुका है, घर में मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन राम दोबारा इस बंदे को थोड़े पैसे देने पर यह बंदा मान जाता है। इस तरफ मिथिला के पास वो बंदा सारे गांजा पैकेट्स को पैक करने लगता है। वो छोटू घर साफ करते करते हल्के से मिथिला के पास आकर इसको लेटर देने लगता है इसके हाथ में। इस तरफ वो हेड कांस्टेबल वापस अपने पुलिस स्टेशन पर आता है। उसी वक्त राम भी इस पुलिस स्टेशन पर आता है। वो पंचर शॉप वाला बंदा वहाँ से चला जाता है इसको ड्रॉप करके। राम उसी हेड कांस्टेबल के पास आकर मिथिला की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने लगता है। वो कांस्टेबल दूसरे कांस्टेबल को बुलाकर कहने लगता है अरे यार तुम ये छोटे मोटे केस मेरे पास लेकर मत आओ, तुम ही हैंडल करो। राम कहने लगता है कि सर एक लड़की मिसिंग हो चुकी है और आपको ये केस छोटा लग रहा है। हेड कांस्टेबल गुस्सा करने लगता है कि तुम मुझसे ही जबान लड़ाने लगे। इस तरह से 2-4 थप्पड़ मारकर लॉकअप में बंद कर देता है। राम रिक्वेस्ट करने लगता है अरे सर मैं यहाँ पर मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए आया और आप मुझे ही लॉकअप में बंद कर दिया, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। इस तरफ मिथिला के पास जो बंदा होता है ना, वो मिथिला के हाथ पैर ओपन करके किसी जगह पर ले जाने लगता है। तभी मिथिला उस बंदे को चकमा देकर उस बंदे से बचकर भागने लगती है। किसी बागीचे में आकर छुपकर बैठ जाती है। इस तरफ वो छोटू पुलिस स्टेशन पर आकर चाय देने लगता है और लॉकअप में राम को देखकर इशारों से कुछ बताने की कोशिश करने लगता है, लेकिन राम समझ नहीं पाता। दूसरी तरफ वो बंदा मिथिला को फाइंड आउट करके दोबारा इसके हाथ पैर बांध देता है। थोड़ी देर के बाद उस पुलिस स्टेशन का एसआई अपने पुलिस स्टेशन पर आकर राम के बारे में पूछने लगता है। वो हेड कांस्टेबल झूठ कहने लगता है अरे सर कोई पेकड़ बंदा है। लेकिन दूसरा कांस्टेबल सच बताने लगता है कि सर वो लड़का एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए आया। वो एसआई उस हेड कांस्टेबल को डांट कर राम को बाहर निकालने पर राम पुलिस वालों को लेकर उस गाड़ी के पास जाता है। ये देखकर एसआई को और कंफर्मेशन हो जाती है कि राम जो कह रहा है वो सच है। उस हेड कांस्टेबल को डांटने लगता है दोबारा कि इतने सीरियस केस को तुमने इतना हल्के में लिया। इस तरफ मिथिला के पास लाइटर होता है ना, वो धीरे धीरे अपने हाथों की रस्सी को जलाने लगती है। वो बंदा उसी जगह पर गड्ढा खोदते रहता है मिथिला को मारकर दफनाने के लिए। राम उस एसआई को स्टार्टिंग से जो हुआ वो सारी बात बताने लगता है। उसी वक्त एक कांस्टेबल को उस सड़क पर काफी सारे कीले नजर आती है। ये देखकर दूसरा कांस्टेबल एसआई से कहने लगता है कि सर इससे पहले भी 2 कंप्लेंट्स आई थी हमारे पुलिस स्टेशन पर कि स्वामी नाम का कोई बंदा सड़क पर कील फेंक कर पैसे कमा रहा है। यह सुनने के बाद वो हेड कांस्टेबल एसआई से ही बात कहने लगता है हाँ सर मैंने भी इसके बारे में सुना, शायद ये सब कुछ उसी का काम होगा। इस तरह से सारा इल्जाम उस पंचर वाले बंदे पर डालने लगता है। राम एसआई से कहने लगता है नहीं सर वो स्वामी ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि काफी देर तक मैं उसके साथ ही था, तो वो कैसे मिथिला को किडनैप कर सकता है। हाँ उसने ये काम तो जरूर किया होगा, टायर के पंचर करना, लेकिन किडनैपिंग वगैरह उसकी बस की बात नहीं। और इसी तरह उसी ने ही मुझे पुलिस स्टेशन पर जाने के लिए कहा था। तभी एक और कांस्टेबल को उसी सड़क के पास एक बियर की बोतल मिलती है। कहने लगता है कि सर इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस बियर की बोतल को थोड़ी देर पहले पीकर फेंका होगा। पास ही में एक ढाबा है, वहाँ पर पूछताछ करते हैं। सो राम और पुलिस वाले उस ढाबे के पास आते हैं। फिलहाल तो ये ढाबा क्लोज हो चुका होता है। वहाँ के एक बंदे को नींद से जगाकर राम मिथिला के बारे में पूछने लगता है। तो वो बंदा राम और पुलिस वालों को मिथिला के बारे में बताने लगता है। मतलब वो 3 लोग ढाबे के पास आकर बियर पीते हुए मिथिला के बारे में बात कर रहे थे, तो इस बंदे ने उन तीनों की बातों को सुन लिया। एक्चुअली उन तीनों लड़कों में से एक बंदा सरपंच का बेटा होता है। तो राम और पुलिस वाले वहाँ पर जाकर उस बंदे को मार पीट कर पूछने लगते हैं। इन तीनों में से एक बंदा मिथिला की गाड़ी की कीचेन लेकर आ चुका होता है। इसी से राम पहचान लेता है। वो बंदा राम और पुलिस वालों को जो हुआ वो बताने लगता है। मतलब मिथिला के पीछे ये लोग पड़े थे, लेकिन मिथिला एक घर में जाकर घुस गई। लेकिन वो हेड कांस्टेबल कहने लगता है नहीं सर ये बंदा झूठ बोल रहा है, इसी ने उस लड़की का किडनैप करके यहाँ वहाँ पर छुपा के रखा होगा। लेकिन वो एसआई इसकी बातों पर यकीन ना करते हुए उस घर पर जाने लगते हैं। इस तरफ मिथिला के पास जो बंदा होता है ना, वो सोच लेता है कि मिथिला के साथ एक बार एंजॉय करके इसको मार देता हूँ। मिथिला ने ऑलरेडी अपने हाथ की रस्सी जला चुकी होती है। इस बंदे को धक्का देकर उससे बचने लगती है। फटाफट से उस बंदे से चाबी लेकर ताला ओपन करने लगती है, लेकिन तभी वो बंदा मिथिला के पेट में स्टैब कर देता है। एट द सेम टाइम राम और पुलिस वाले उस घर के पास आकर सारे घर में तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन मिथिला इनको कहीं पर भी नजर नहीं आती। तभी राम वहाँ पर एक कीचड़ को देखता है। उस कीचड़ के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए दूसरी जगह पर जाने पर वहाँ पर मिथिला जख्मी हालत में होती है। राम उस बंदे से जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगता है। उसी वक्त पुलिस वाले आकर इस बंदे को हिरासत में लेते हैं। राम फटाफट से मिथिला को हॉस्पिटल पर ले जाने लगता है।
मिथिला ऑलरेडी बेहोश हो चुकी होती है। फाइनली सुबह होने के बाद हॉस्पिटल में मिथिला को होश आता है। होश में आने के बाद अब जाके बेगड़ी को समझ में आता है कि इसने गलती की, रात में इतनी दूर तक आना नहीं चाहिए था। राम रोते हुए मिथिला से कहने लगता है कि बचपन में ही मेरे माँ बाप इस दुनिया से चल बसे, उसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़ दिया। इतने दिनों के बाद आप मेरे ऊपर प्यार जताने लगे। मैं भी आपके ऊपर एक्सप्रेस करना चाहता था, लेकिन मुझे डर लगा रहता था कि कहीं आप भी मुझसे दूर ना हो जाओ। पता नहीं आपका वो मेरे ऊपर इंटरेस्ट दिखाना प्यार था या अफेक्शन, लेकिन मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। क्या हम दोनों शादी कर लें? ये सुनने के बाद मिथिला भी रोते हुए हाँ का जवाब देने लगती है। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी का मैसेज बस इतना है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।